हाय एवरीवन। नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। तो जिस तरीके से मैंने बोला था कि हम फटाफट अपना पॉलिटी का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी वीडियोस कंप्लीट हो पाएँ उतना जल्दी बेसिकली हम इन वीडियोस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। एंड अगेन हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। हम 2022 तक बेसिकली पहुँच चुके हैं एंड हमारे खाली एक और साल का एक क्वेश्चन पेपर रहता है, राइट। 2023 का और कोई एक क्वेश्चन पेपर रहता है, देन उसको हम सॉल्व करने के बाद हम फर्दर विल मूव टू द नेक्स्ट आवर सब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद में क्या शुरू करना चाहिए मेरे को, आपको अगर सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप एक सजेशन दे सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैंने सोचा है कि पहले हम इकोनॉमिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि CAPF और CDS में इकोनॉमिक का पोर्शन थोड़ा कम आता है, राइट। तो उसके क्वेश्चन जितने जल्दी सॉल्व हो पाएँ उतने जल्दी हम लोग कर लेंगे। एंड उसके जैसे एक साल में अगर मतलब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अगर कम है तो मैं 2-2 साल या 3-3 साल के क्वेश्चन को कम्प्लीटली क्लब करके उसको पूरे एक वीडियो में कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा एंड फटाफट हमारा जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट होंगे, हमारे PYQs का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट होगा। एंड हम उतने ही जल्दी हमारा जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं उस पर मूव कर पाएंगे, राइट। तो जैसे मैंने बोला था कि भाई तुम्हारा 21, 22, 23 में पॉलिटी का पोर्शन कम हो रहा है, ठीक है, घटता जा रहा है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे दिख रही है। एंड मैंने एक चीज़ और कर ली है, ठीक है ना। इसी में एक चीज़ मैंने और किया हुआ है कि अब जैसे पॉलिटी का जो पोर्शन है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो तो बेसिकली हमारे कम हो रहे हैं, राइट। वो तो हमारे कम है, तो मैंने IR के थोड़ा क्वेश्चन जो उस साल आए हुए थे, इंटरनेशनल रिलेशन के जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको तो इसमें थोड़ा डाल दिया है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी भी थोड़ा हो पाए, ठीक है ना। हालांकि उतना बेसिकली इम्पैक्ट नहीं करेगा वो, राइट। बट मैंने पॉलिटी के जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चन कम थे तो बेटर है कि भाई मैं IR का भी थोड़ा बहुत पोर्शन उसमें टेकअप कर लूँ ताकि थोड़ा कंपनसेट वो हो जाए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से जो उस साल आया। देखिए क्या बोलता है, द लैंडमार्क केस ऑफ DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखिए इस केस को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कुछ जो केसेस है ना जो रिलेटेड टू गवर्नर हैं, ठीक है, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। तो उन्हीं में से एक केस है हमारा DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या बोला, बोला इनमें से कौन सा जो गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर से रिलेटेड जो केस है दैट इज़ DC वाधवा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिंग्स थी, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, ठीक है, जो जजमेंट था, उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या थी, फाइनल जजमेंट क्या था। तो ध्यान रखिएगा ये जो बेसिकली केस था इट वाज रिलेटेड टू द प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस, ठीक। जो बेसिकली हमारे गवर्नर और हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं ना, ठीक है। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं वो किस आर्टिकल में करते हैं, मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बार बार ही बताता आ रहा हूँ। तो आर्टिकल 123 के अंदर हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंसेस को प्रोमulgate कर सकते हैं, ऑर्डिनेंसेस निकाल सकते हैं, ठीक। जब भी हमारा जो पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर के पास भी ऐसी कुछ सेम पावर होती है स्टेट्स के अंदर, ठीक। तो गवर्नर ठीक उसका उल्टा आप कर दीजिए आर्टिकल 213 के अंदर, राइट। आर्टिकल 213 के अंदर आप बात करेंगे तो गवर्नर कैन प्रोमulgate द ऑर्डिनेंसेस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट देयर इन सेशन, राइट। तो उससे एक रिलेटेड केस था हमारा DC वाधवा केस। उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस है इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस केस के अंदर बोला। तो सिंपल सी बात है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा एंड देन यू विल कम टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर थिंग कि हाँ कौन सा केस किससे रिलेटेड है, कौन सा जजमेंट किससे रिलेटेड है। अदरवाइज आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इन सब चीज़ों को डिसकवर करने का, राइट। तो इस चीज़ को समझते हुए चलेगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। आपको बस फाइनल जो इंटरप्रिटेशन होती है सुप्रीम कोर्ट की कि किस केस में क्या बोला। जैसे कुछ फेमस केसेस हैं, जो केशवनाथ भारती केस के बारे में बार बार हम बात करते रहते हैं। चंपाकम का केस मैंने बताया था, ठीक है ना। AK गोपालन केस हम लोग देख चुके हैं, ठीक। गोलकनाथ केस हम लोग देख चुके हैं, मेनका गांधी देख चुके हैं, LIC ऑफ इंडिया देख चुके हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बट हाँ जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस है ना हमारी, उसमें हम लोग इनको फर्दर डिस्कस करेंगे, राइट। तो हमारे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था कि ये जो केस है इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस, कि क्या क्या पावर हैं और कैसे उन पावर्स को लिमिट में करना है। ऐसा नहीं है कि उन पावर का मिसयूज़ हो, चाहे गवर्नर केस में हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केस में हो, लेकिन इस केस में स्पेसिफिकली गवर्नर की बात की गई थी, ठीक है। तो ये केस ऑर्डिनेंसेस से रिलेटेड था गवर्नर के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहे हैं पहली बात जो नॉट है उसको पहले ही मार्क कर लीजिए आप। अब क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। बोल रहा है भारतीय संघवाद का, इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है, ठीक है, कौन सा एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो नहीं है, बोल रहा है, ठीक। इंडियन फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहा है, ठीक। फेडरलिज्म के बारे में आपको देखिए फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारे कंट्री के अंदर 3 ऑर्गन है और उनमें से जो मेन पॉलिटिकल ऑर्गन्स की, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसा है, ठीक। आप लोग मेरे को बताइए ज़रा।
ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली बात करते हैं हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की डिस्ट्रीब्यूशन की। दैट इज़ व्हाट द फेडरलिज्म मीन्स। संघवाद होना चाहिए एंड दैट शुड बी इन द बैलेंस्ड फॉर्म। ऐसा नहीं कि यूनिटरी तुम्हारा स्ट्रक्चर चल रहा है तो उसमें फेडरलिज्म का जो क्लॉज है वो उसको वो डिटोरियोरेट कर देता है, उसको ओवरराइड बेसिकली कर जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संघवाद जो है, इंडियन फेडरलिज्म जो है, उसका एक मेन फीचर क्या है। आप लोग मेरे को कमेंट में ये बताइए, जो फेडरलिज्म है, इंडियन फेडरलिज्म जो है, या जो फेडरलिज्म का फीचर हम लोगों ने अपनाया है अपने देश के अंदर, ये हमने किस कंट्री से बोरो किया है, ठीक है ना। तो बोरिंग्स आते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन की, हमने कौन सा पोर्शन कहाँ से लिया हुआ है। तो देखते हैं जरा कि आप लोग कितना बेसिकली उस चीज़ को आजकल टेकअप कर रहे हैं। तो बताइए फेडरलिज्म जो है हमने किस देश से लिया है, आप मेरे को इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार। द कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एज द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ये हमारा फीचर है फेडरलिज्म का? बिल्कुल ये हमारा फीचर है फेडरलिज्म का, ठीक है। क्या बोला है, जो कोर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक, उन्हीं के तहत। कैसे इंटरप्रिटेशन हो सकता है? क्या कोर्ट्स के पास क्या पावर है? ठीक है, अभी मैंने बताया ना 3 ऑर्गन्स ऑफ द जो गवर्नमेंट है या 3 ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। उन्हीं में से हमारे क्या है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एक सेकंड, एंड एग्जीक्यूटिव है। क्या ये हमारे फेडरल फीचर का बेसिकली फेडरलिज्म का फीचर है? बिल्कुल है, ठीक। क्या कोर्ट ऐसा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ठीक है। लेकिन हमको क्या बोला हुआ है, फेडरलिज्म का फीचर नहीं है, तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक। सेकंड देखिए, द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड हैं? बिल्कुल हैं, ठीक है ना। ये हमारे संघवाद के अंदर, हमारे फेडरलिज्म के तहत ये लोग ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि कौन सा सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कहाँ से बेसिकली रेवेन्यू स्टेट जनरेट करेगा, कहाँ से रेवेन्यू तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट जनरेट करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री के अंदर किन किन ऑर्गन्स को अपना टैक्सेस लेवाई करने का, ठीक है ना, कौन कौन सा ऑर्गन कब कब अपना टैक्सेस लेवाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे फेडरलिज्म के तहत मेंशन्ड है, पहली बात, ठीक। दूसरा, जैसे आपने जीएसटी के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारी कंट्री के अंदर चलता है, ठीक है, दैट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तुम्हारे टैक्सेस। तो सिंपल सी बात है, इसके अलावा जितने सारे टैक्सेस हैं, ठीक है, वो भी सारे क्या है, मैंशनड है। तो ध्यान रखिएगा, तो रेवेन्यू, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी क्या डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्या स्पेसिफाइड है गवर्नमेंट के, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, बिल्कुल स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो ये भी हमारे फेडरलिज्म का पार्ट हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा ये गलत है, ठीक है, हमको जो है इनकरेक्ट ढूंढना है। द पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ऐसी बात है। आप 7th शेड्यूल के बारे में मैंने कितनी बार हमारे लास्ट जो पेपर है उनमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो 7th शेड्यूल में ये सारी चीज़ें स्पेसिफाइड है कि किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें जो 3 लिस्ट है, दैट इज़ सबसे पहले लिस्ट कौन सी, सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, और दूसरी कौन सी लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और तीसरी कौन सी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली सेंट्रल और स्टेट के बारे में बात करेंगे, तो कॉन्करेंट लिस्ट का तो मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, क्या वो स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, दैट इज अंडर 7th शेड्यूल। तो नॉट पूछा हुआ है, ये गलत हो गया। बचा कौन सा, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियन फेडरलिज्म। क्या बोल रहा है, इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो सेपरेशन ऑफ पावर किस देश के अंदर ऐसा है, किस देश के अंदर ऐसा है, तो ध्यान रखिएगा आप, यूएस के अंदर देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जो लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव होता है, उसके बीच में वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता लेजिस्लेचर के लिए, एंड वाइसा वर्सा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या हमारी कंट्री के अंदर है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और एक इस बात का भी मतलब इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं या वहाँ के जो सेक्रेटरीज होते हैं, सेक्रेटरीज मतलब हमारे जैसे हमारे कंट्री के अंदर मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स निकलते हैं उनको वहाँ पे सेक्रेटरीज बोला जाता है। तो जो प्रेसिडेंट हैं एंड सेक्रेटरीज हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, दे आर पार्ट ऑफ दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये अलग तरीके से अपना काम करेंगे, लेजिस्लेचर अलग तरीके से अपना काम करेगा। तो देयर इज़ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो ये हमारे इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है, ठीक। तो हमसे नॉट पूछा हुआ था, सो डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में आया तो यू कैन फर्दर रीड दिस, ठीक। और इस चीज़ को आप, अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को बताइए एक बार, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फेडरलिज्म को एक बार आप समझेंगे तो फीचर ऑफ फेडरलिज्म हमारे कंट्री के अंदर कौन कौन से हैं वो आप आराम से डेसिफर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसमें से। अदरवाइज भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन उसका दे दिया है। कोई डाउट आता है तो मेरे को बिल्कुल बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बोले विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स इज़ नॉट करेक्ट। प्रिंसली स्टेट होते क्या हैं, जैसे फॉर से मतलब हमारे जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, ठीक, तो उस टाइम पे क्या था कि हमारा जो इंडिया था, ठीक है, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस स्मॉल टेरिटरीज, जैसे फॉर से दिस इज अवर इंडिया। तो बेसिकली पार्टीशन जो हुआ था, एक पार्टीशन बेसिकली बंगाल का हुआ था एंड सेकंड पार्टीशन वाज इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ पंजाब, ठीक। तो इन दोनों को अगर छोड़ दो तो हमारी कंट्री का टोटल बेसिकली जो प्रिंसिपल स्टेट्स है, छोटे छोटे राजा रजवाड़े ऐसे करके यहाँ पे इस जगह पे अलग हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में बेसिकली हमारा इंडिया बटा हुआ है। ये जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है ना, देवर द 565 पार्ट्स, ठीक है। तो इतने पार्ट्स में हमारा इंडिया बटा हुआ था उस टाइम पे। आप ध्यान दीजिए हमारे वो लीडर कैसे रहे होंगे जिन्होंने इन 565 पार्ट्स को एक साथ लेकर आए और एक कंप्लीट इंडिया बना दिया, एक यूनिफॉर्म इंडिया बना दिया, ठीक है ना। तो इस चीज़ में हमको हमारे जो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जिनको जाना जाता है, ठीक, आप मुझे बताइए किनको जाना जाता है, उनका एक सबसे बड़ा रोल इसमें आता है। देखिए अब मैंने क्या बोला, पार्टीशन के जैसे फॉर से इन दोनों स्टेट्स में आप पार्टीशन लगा लीजिए, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन दोनों स्टेट्स को आप छोड़ देंगे ना तो लगभग 552 के आसपास हमारे कंट्री के अंदर, मतलब इंडिया एज ए यूनियन के अंदर बेसिकली हमारे प्रिंसिपल स्टेट्स मौजूद थे। अगर पाकिस्तान वाला पोर्शन निकाल दो तो इंक्लूड कर दो 565 तो टोटल बेसिकली थे उस टाइम पे। तो इन 552 प्रिंसिपल स्टेट जो थे, ठीक, उनके बारे में बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। आप समझ गए ना। तो प्रिंसिपल स्टेट का मतलब क्या होता है, ये जो छोटे छोटे राजा रजवाड़े उस टाइम पे हुआ करते थे, ठीक है, छोटे छोटे हमारे जो एरियाज़ में तुम्हारे सेग्रीगेटेड था हमारा इंडिया। तो बोले इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए अब स्टेटमेंट देखिए क्या बोलता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट द स्टेट वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो माउंट बेटन प्लान के तहत जो हमारी पार्टीशनिंग हो रही थी उसमें ही साफ साफ बोल दिया था कि जो प्रिंसिपल स्टेट्स हैं उनके पास अपनी विल होगी, या तो वो इंडिया यूनियन को ज्वाइन कर लें या वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो उन्हीं में से जो हमारा एक्सेप्शन निकल कर आया ना, अपवाद जो निकल कर आया, इस चीज़ का फ़ायदा जो उठाया, आपको पता होगा जो यहाँ का आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का निज़ाम था, उसने इसका फ़ायदा उठाना चाहा। जो जूनागढ़ का बेसिकली राजा था उस टाइम पे, उसने इसका फ़ायदा उठाना चाहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको बेसिकली वेट करना पड़ेगा, मैं कॉन्सेप्चुअल क्लास जब बनाऊंगा तो एनसीईआरटी भी उसमें कवर करूंगा। लेकिन अगर आपको पढ़ने का ही इतना मन है तो आप क्लास 12th के जो हमारे इंडियन जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स वाले, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वाले, जो बेसिकली जो क्लास 12th का हमारा पॉलिटिकल साइंस की किताब है, ठीक है, फर्स्ट इंडिया वाली जो किताब है, उसको आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, कि क्या क्या हर्डल्स थे उस टाइम पे। तो पहला जो स्टेटमेंट है हमारे प्रिंसिपल स्टेट से रिलेटेड बिल्कुल ठीक है। तो 3 ऑप्शन उनको दिए गए थे माउंट बेटन प्लान के तहत पार्टीशनिंग के बाद। तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। सेकंड पर आते हैं, देखिए द डिसीजन टू ज्वाइन आइदर इंडिया और द पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट बट द प्रिंसिपल रूलर्स। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए जो रूलर होगा, ठीक है, वही तो बेसिकली अपने जो भी क्लॉज है, ठीक है, जो भी उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने, जो भी डिसीजन लेने, वो रूलर के हाथ में होते थे उस टाइम पे। राजा है भाई, ठीक। तो क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी उस टाइम पे थी? बिल्कुल नहीं थी। वहाँ पे तुम्हारी मोनार्की चल रही थी, ठीक है, हर एक स्टेट के अंदर मोनार्की चल रही थी, हर एक स्टेट के अंदर राजा बैठा हुआ है, ठीक। तो उसी की लीडरशिप है। अब क्या बोल रहा है कि लोगों के हाथ में नहीं थी। अगर लोगों के हाथ में होती तो लोग तो पहले ज्वाइन कर लेते। बात सिंपल है ना। रेफरेंडम हो जाता वहाँ पे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते थे। तो रूलर्स की तो बात ही नहीं आती वहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोला गया जो प्रिंसिपल स्टेट के रूलर हैं उनके पास ये अथॉरिटी होगी कि या तो इंडिया ज्वाइन करे या पाकिस्तान ज्वाइन करे या इंडिपेंडेंट रहे। अभी बताया ना, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ऐसा करना चाहा, जूनागढ़ का जो राजा था ऐसा करना चाहा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो राजा हरि सिंह था उसने ऐसा करना चाहा। इसीलिए जम्मू कश्मीर का जो राजा हरि सिंह का उस रात में पेट दर्द हुआ, आज के टाइम पे हमारा सर दर्द बन के बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो पीओके वाला बेसिकली घटना घटती नहीं अगर उस टाइम पे राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर लेते। तो अगर आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 12th की इंडियन पॉलिटिक्स वाली किताब जाके आप एक बार पढ़ सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। नहीं भी पढ़ते तब भी चल जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में से नहीं पूछता। ये तो वंस इन अ वाइल वाली बात है कि हाँ प्रिंसिपल स्टेट से उठकर क्वेश्चन आ गया, बट हाँ पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हमारे जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको जानना चाहिए, हमें बिल्कुल जानना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है प्रिंसिपल स्टेट के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग गलत है, हम इसको इनकरेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, द रूरल ऑफ त्रावणकोर फर्स्ट डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ये भी बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है। तो जो त्रावणकोर के बेसिकली वो भी इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, बिल्कुल रहना चाहते थे भाई, ठीक। अब त्रावणकोर आता कहाँ है? त्रावणकोर आता है हमारा जैसे फॉर से अगर आप बेसिकली यहाँ जाए ना, कहाँ, यहाँ, दिस इज द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, आज के टाइम पे। तो यहीं पर त्रावणकोर था और त्रावणकोर के राजा बोलते थे कि हमको रहना है इंडिपेंडेंट, ठीक है ना।
तो ऐसा हो सकता था क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता था भाई, क्योंकि हमको इंडिया एज ए यूनियन बनाना है, हमको पूरा इसको फॉर्म करना था, राइट। तो हमको सबको साथ लेकर आना है, तो ऐसे डिमांड रख लेते हैं। यहाँ का निज़ाम बेसिकली ऐसा बोल रहा था कि हमको, निज़ाम हैदराबाद बोलता था कि हमको इंडिपेंडेंट रखो। यहाँ पे जो जूनागढ़ का राजा था वो बोलता था कि हमको इंडिपेंडेंट रखो। इधर राजा हरी सिंह हो गए, बोलते थे हमको इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। मतलब लास्ट तक ऐसा मानते रहे कि हमको इंडिपेंडेंट रहना है, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान की हरकत हुई उसके बाद उन्होंने इंडिया के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करा और इंडिया का पार्ट बेसिकली बन गए। बट गलती उस टाइम पे जो भी हुई है, ठीक है, जिससे भी हुई है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ लीडर्स, बट हाँ बेसिकली आज के टाइम पे हमारा थोड़ा बहुत पोर्शन गलती से उनके पास है। बट होपफुली क्या मतलब हो ही जाएगा, हमारे पास वो आ ही जाएगा, ठीक है, उसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है। दैट वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, दैट वॉज द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, दैट विल बी, ठीक है, एंड दैट्स ऑल, ठीक। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंसली स्टेट के रिगार्डिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, तो इसको क्रॉस कर देंगे। बचा कौन सा? लास्ट वाला। देखिए क्या बोल रहा है, द स्टेट ऑफ त्रावणकोर फाइनली ज्वाइन इंडिया थ्रू अ प्लेबिसाइट। कोई प्लेबिसाइट यहाँ पर नहीं हो, ठीक है, कोई बेसिकली प्लेबिसाइट नहीं हुआ था। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, ठीक है, कैसे वोटिंग करके वो हमारे कंट्री के अंदर ज्वाइन कर लिए, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। वहाँ के जब दीवान की डेथ हुई थी ना, तो जो केरला सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे उन्होंने, केरला सोशलिस्ट पार्टी के बेसिकली जो मेंबर थे, उनका हाथ था बेसिकली असैसिनेशन में, असैसिनेशन करने में, वहाँ के जो राजा है, जहाँ तक मेरे को पता है, वहाँ के जो दीवान थे। एंड लेटर 30th ऑफ जुलाई 1947 को त्रावणकोर नॉर्मली हमारे इंडियन यूनियन का बेसिकली पार्ट बनता है। तो प्लेबिसाइट जैसा कोई चीज़ वहाँ पर था नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ वोटिंग हो रही है वहाँ पे, इलेक्शन हो रहा है, जनमत संग्रह करवा रहे हैं, ऐसा कुछ बेसिकली पार्ट है नहीं। ना रेफरेंडम हुआ था, ना प्लेबिसाइट हुआ था, नॉर्मली बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर ज्वाइन करा था, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन का आंसर था। इसमें देखिए मल्टीपल चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, मल्टीपल चीज़ें आपको कवर करवानी है मुझे, ठीक, या आपको बेसिकली अपने एंड से अगर कवर करना है तो मल्टीपल चीज़ें आपकी रहती हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके लिए मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है, क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है इंडियन वाली, उसको आप एक बार फॉलो कर लीजिए, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिंसली स्टेट, ज़्यादा इसके बारे में घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए फिर से कमिटीज़ आ गई। कमिटी में बार बार हर एक वीडियो में, पता नहीं, वैसे बहुत कम ही वीडियो होंगी जिसमें मैंने कमिटीज़ का जिक्र नहीं किया है ठीक है ना। अदरवाइज सारे ही वीडियोज़ में मैं ये बोलता हुआ आ रहा हूँ कि कमिटी आपको पढ़नी है। आई डोंट नो कि आप कितना बेसिकली इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए ज़रा, पब्लिक कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसका नाम मैंने कर लिया था, ठीक है। आज ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए अब क्या बोल रहा है, देर आर मोर मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा देन द लोकसभा इन द कमिटी। पब्लिक कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में पहली बात, टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं वो होते हैं 22 मेंबर्स, ठीक है। वही वाला बाइफर्केशन है जो कल वाली कमेटी में था, जैसे 15 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। अब जाके अब स्टेटमेंट को पढ़िए, देखिए अब क्लियर हो जाएगा। मोर मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा देन दैट ऑफ द लोकसभा। क्या स्टेटमेंट ठीक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगला देखिए, द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ये कल ही बताया है मैंने, कल की ही वीडियो में बताया है कि मोस्ट ऑफ द जो कमिटीज़ हैं उनके जो चेयरपर्सन होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अनटिल एंड अनलेस या तो प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ लोकसभा उस पर्टिकुलर कमेटी के चेयरपर्सन नहीं हैं। बात समझिए, ठीक है ना। तो अदरवाइज कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंगे। तो क्या वो उनमें से एक कमेटी ये है, द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग? बिल्कुल सही बात है कि उसका उनके जो चेयरपर्सन है उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। इसको आप अपने गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, मैं बोलूँगा ईजीएस्ट लेवल का क्वेश्चन था, जिसको बस ये पता होगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं, ठीक है, या कौन सी कमिटीज़ हैं। तो एक बार कमिटीज़ को जिसने गो थ्रू किया होगा आराम से इस क्वेश्चन का आंसर वो डेसिफर कर सकता है, निकाल सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, बोथ हो नहीं सकता, सेकंड वाला हमारा ठीक है। समझ में आया? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड आ रहे हैं, कम क्वेश्चन आ रहे हैं बट इजी क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट? स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। और सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में मैं मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक, मल्टीपल टाइम मैं इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा क्या बोल रहा है, देखिए, सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ सिंगल मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या ये बात ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है,
ठीक है ना। एक सिंगल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट में सेंसर मोशन को मूव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सेंसर मोशन के बारे में देखिए मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, वीडियो लंबी करने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत डिटेल नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन का बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। एक बार आप वहाँ पर जाके देखिए। बट हाँ, सिंपल सी बात है, किसी को प्रोहिबिट करना, बोलने से रिस्ट्रिक्ट कर देना बोलने से, दैट इज़ व्हाट द सेंसर मीन। और सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट में मूव किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो स्टेटमेंट में नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली डिमांड हमारी जो स्टेटमेंट की है, क्वेश्चन की है, वो गलत हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। अब क्या बोल रहे देखिए, द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर अलोन, बिल्कुल ठीक बात है। अकेले प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी नहीं आ सकता, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में आता है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा ऑप्शन का डिमांड के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। अगला देखिए, द सेंसर मोशन कांट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक बात है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मैंने ठीक बात बोल दिया, तो ध्यान रखिएगा। कैन नॉट लिखा हुआ है, ठीक, मेरे को लगा कैन। तो सिंपल सी बात है, सेंसर मोशन हमारे पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में मूव किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पे कैन नॉट लिखा हुआ है, क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ था उसने, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। आपको देखिए पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, सेंसर मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। ये थोड़ा क्वेश्चन डीप है, ठीक है ना, तो इसको मैं मॉडरेट टू हार्ड लेवल का बेसिकली रखूँगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डीप है, इसके लिए आपको डीप नॉलेज होने की ज़रूरत है, ठीक। एक बार लास्ट डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। और सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल ठीक बात है। सेंसर मोशन को हम लोग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में रख सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ था, तो ऊपर वाले 3 तो हमारे करेक्ट ही हैं। ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सो दिस वॉज फॉर अवर दिस क्वेश्चन, ठीक। आई होप इसमें क्लियरिटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। देखिए अब डिस्ट्रिक्ट जजेस की तरफ वो बेसिकली जा रहा है, ठीक। अभी तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अड़िग था, ठीक है। इससे पहले वाला कहीं डिस्ट्रिक्ट जजेस का जिक्र नहीं आता, इस बार उसने डिस्ट्रिक्ट जजेस से क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक। अब देखिए क्या बोल रहा है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा डीप क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। क्या उनका अपॉइंटमेंट उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा किया जाता है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस हैं, क्या उन वो बेसिकली इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है ना, उनका अपॉइंटमेंट करते हैं वहाँ के गवर्नर उस स्टेट के, ठीक है, जो उस स्टेट के गवर्नर हैं, प्लस रिकमेंडेशन जो आता है, ठीक, रिकमेंडेशन जो बेसिकली देते हैं वो देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। इतना आप ध्यान रखेंगे, इतना भी अगर आपको ध्यान है ना, तो ये अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए पहले में लिखा हुआ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न का अपॉइंटमेंट करें, बिल्कुल गलत है। दूसरे में लिखा हुआ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी बताया गवर्नर हैं, वो उनके एडवाइस पे, किसकी एडवाइस पे, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, क्या वो उनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, अभी बताया गवर्नर हैं, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। तीसरे में देखिए दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यहाँ तक ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न स्टेट, कि ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अभी तो बताया गवर्नर किसके रिकमेंडेशन पे, किसकी कंसल्टेशन से, जो चीफ जस्टिस हैं उस कंसर्न हाई कोर्ट के, ठीक है, उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस हैं, सॉरी उस स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनसे कंसर्न करेंगे, उनके रिकमेंडेशन लेंगे और उस पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर देंगे जज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, हमको अपना ऑप्शन मिल गया है। तो दिस वाज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अवर क्वेश्चन। डी वाला देख लेते हैं, अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द एडवाइस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में थोड़ा बहुत भी मतलब सिंपल सी बात है, डिस्ट्रिक्ट जजेस के केसेस, डिस्ट्रिक्ट जज क्या होते हैं, हमारे लोअर लेवल जजेस हैं, ठीक है, बिल्कुल लोअर लेवल की जुडिशरी बेसिकली होती है। तो गवर्नर उनका अपॉइंटमेंट करते हैं, इतना आपको ध्यान होगा। अगर आपने गवर्नर चैप्टर भी पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें भी थोड़ा बहुत इनका जिक्र आ जाता है कि किन किन का गवर्नर किन किन का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो वहाँ से भी आपको इस चीज़ को आप डिसाइफर कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आपको डिस्ट्रिक्ट जज वाला ही एक क्लॉज खोल के देखना है या डिस्ट्रिक्ट जज वाला चैप्टर खोल के देखना है, जजेस का ही बारे में पढ़ रहे हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में आप पढ़ने लग गए हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा स्मार्टली आप खेलेंगे, ठीक है। दूसरा ऐसे इसको कैसे डिसाइफर कर सकते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हायर अथॉरिटी हैं, वो इनका अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हायेस्ट अथॉरिटी हैं, वो इनका अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, अकेले बेसिकली उनका तुम्हारा अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। अगर आप नॉर्मली भी इस तरीके से भी सोचते हैं, ठीक है, तो तब भी हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको गवर्नर चैप्टर पढ़ा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी है, तो तब भी हो जाएगा मामला, ठीक है ना।
इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगला क्या क्वेश्चन है, बोला स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए मैं कमेटीज़ के बारे में भी बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो कमेटीज़ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको कमेटीज़ को याद करना है। प्रीवियस वीडियोस जिसने नहीं देखी एक बार प्रीवियस वीडियोस जाकर देख लेंगे। बोला द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन द इंसर्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में अभी तक क्वेश्चन कम आया है। स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में देखिए, पहली बात स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी हमारी 1976 में, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करा था। ये कमेटी जो बनी थी ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उनके इंसर्शन से बेसिकली बनी थी, उनके इंसर्शन के लिए बनी थी, ठीक है। तो उनको इंसर्ट करने के लिए बनी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्होंने बताया है। इन्होंने अपने टाइम पे जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मल्टीपल दी थी, बस उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनके रिकमेंडेशन पर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बेसिकली जोड़ा गया, ठीक है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ना इस अमेंडमेंट को, ठीक है। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्वर्ण सिंह कमेटी जी के रिकमेंडेशन पर, ठीक, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है किस चीज़ का इंसर्शन किया था, ठीक, किस चीज़ को इंसर्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्वर्ण सिंह कमेटी जी के रिकमेंडेशन पर, तो दैट वाज फंडामेंटल ड्यूटी। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने बोला 10 फंडामेंटल ड्यूटी 1976 में बनी हुई थी, ठीक है। अभी हमारे पास कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ DPSP उसमें बता चुका हूँ ये वाली चीज़। तो ध्यान रखिएगा जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ना, दैट वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से बेसिकली इसको जोड़ा गया था, ठीक। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये था क्या, ये था कि जो हमारे बच्चे हैं कहाँ से कहाँ तक, जो 6 to 14 ईयर्स के हमारे चिल्ड्रन हैं, ठीक, उनके लिए हमको एजुकेशन का प्रावधान करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 11th फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक, जिसके बारे में आपको जानना था, ठीक है ना। एक बार फिर बता देता हूँ, 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 6 to 14 ईयर्स के जो हमारे चिल्ड्रन हैं हमको इंश्योर करना है कि उनको एक्सेस टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो, ठीक। ये हमारा ये 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रावधान कर दिया हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर 2002 में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। बाकी आपको बस फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है, ठीक है ना। ओके, और ज़्यादा इसके अंदर कुछ हौच पौच वाला करने की ज़रूरत है नहीं। तो स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड थी, दैट वाज रिलेटेड विद द फंडामेंटल ड्यूटी, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, अब देखिए ये जो है ना थोड़ा दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन, ठीक है। ये बेसिकली हमारा उस साल करंट अफेयर्स में रहा होगा मे बी, एंड देन वहीं से ये बेसिकली उठकर आ गया, ठीक। अब देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज़ करेक्ट, ठीक। पहली बात, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, बॉर्डर्स पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाने का काम है वो किसका काम है, BRO का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा 4 धाम प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है ना, 4 धाम प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो 4 धाम प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, उसमें क्या करना है, हमारा जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे सड़कों को चौड़ा करने का काम, ताकि वो बॉर्डर से भी इसको कनेक्ट कर लें, ठीक। बॉर्डर में जो हमारे मल्टीपल पासेस बने हैं उसमें जैसे अटल टनल है, दैट इज़ ऑल्सो मेड बाय BRO, ठीक है ना। मल्टीपल इंटरनेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनली भी दूसरी कंट्रीज़ में जाकर भी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर करने का काम करता है हमारी कंट्री के अंदर से, वो कौन करता है, BRO करता है। इतना आपको ध्यान रखना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पे काम कर रहा है, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, MOD के अंदर आता है। बस इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रो जो काम कर रहा है बेसिकली वो बॉर्डर पे काम कर रहा है, ठीक है। और किसके अंडर में काम कर रहा है, दैट इज़ MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में काम कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनली भी क्या ये अपने वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, तो ऑप्शन आपका ठीक होगा, बिल्कुल करते हैं, इंटरनेशनली भी ये एग्जीक्यूट करते हैं अपने काम को। देखिए जरा क्या बोल रहा है, द BRO is concerned with the construction and maintenance of the road in strategically sensitive areas। strategically sensitive areas कौन से, जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है ना। टेररिज्म को रोकने के लिए जो भी हमारी चीज़ें हैं, इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए जो भी हमारी चीज़ें हैं, बॉर्डर रोड की सेफ्टी के लिए, तो ये सारे उनका जो BRO है, क्या उनका कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वहाँ पे जो रोड हमको बनाने हैं क्या उससे रिलेटेड है, बिल्कुल है भाई। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है।
BRO अंडरटेक्स द स्नो क्लियरेंस इन द हाई एल्टीट्यूड एरियाज। क्या हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, जैसे सियाचिन वाला इलाका है, जैसे लद्दाख वाला इलाका है, अगर वहाँ पे बर्फ़ गिर जाती है तो क्या वहाँ पे BRO ही काम करता है क्या उसको रिमूव करने का? बिल्कुल ठीक बात है, अभी तो बताया जो स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे जो वर्किंग है वो कौन करता है, वो उस चीज़ के लिए टेक केयर कौन करता है? दैट इज़ व्हाट, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ठीक है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा ठीक था। तो ये तो हमारा जर्नल क्वेश्चन था, जर्नलाइज स्टेटमेंट थी, आराम से ये हो जाता। बस इसका मिनिस्ट्री आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, अदरवाइज ऐसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट द मेंबर, नॉट अ मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हालांकि क्वेश्चन पूछा गया है कब, 2022 में, ठीक है, लेकिन अभी भी वो कंट्री इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अभी भी वो कंट्री इसका पार्ट नहीं है, इस बात को समझिए। देखिए हंगरी इसका पार्ट है, बिल्कुल है, पोलैंड इसका पार्ट है, बिल्कुल है, टर्की इसका पार्ट है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन बेलारूस इसका पार्ट ना कभी था और ना कभी, मतलब अभी नहीं है। ठीक है ना, अभी 2024 में भी इसका पार्ट हो, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो ये भी ध्यान रखना है कि 2024 में 2 मेंबर कंट्रीज़ ने, किस किस ने, एक है आपका फिनलैंड, ठीक, एक है आपका फिनलैंड और दूसरा है आपका स्वीडन। ठीक, स्वीडन, इन्होंने 2024 में नाटो को ज्वाइन किया है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस साल नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, इस पेपर में नहीं आएगा तो किसी और पेपर में आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे 2024 में स्वीडन और फिनलैंड 31 और 32 बेसिकली मेंबर बन चुके हैं किसके, नाटो के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है किसका है, 1949 में बेसिकली बनी थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक, अमेरिका लेड है, US लेड है। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपको नाटो के बारे में पढ़ना है, अगेन NCERT आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल इसका एनालिसिस है क्लास 12th की, जो वर्ड पॉलिटिक्स है। ठीक है, उसको आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे इसका एनालिसिस करने का ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं। एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक और चीज़ के बारे में आप पढ़ लेंगे, दैट इज़ नाटो प्लस। ठीक है, नाटो प्लस के बारे में एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक, नाटो प्लस में कंट्रीज़ आप ध्यान रखेंगे तो दैट विल बी मोर देन एनफ। ठीक, एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैंने बता दिया है कि 2024 में कौन कौन सी कंट्रीज़ ने ज्वाइन करा, इन दोनों कंट्रीज़ को आप अपने नोट्स में डाल लीजिए, लिख लीजिए। ठीक, और दूसरी बात यह है कि नाटो प्लस कंट्रीज़ जो हैं उनके बारे में एक बार आप पढ़ लीजिए। नाटो के स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 लाइनर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, 1949 में, और किसके कौन बेसिकली इसका मेन वो है, जेनेसिस कहाँ से हुआ था, दैट इज़ US लेड है। ठीक है, बस इतना आप पढ़ेंगे, इतना आप अगर ध्यान रखेंगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में उनके चेयरपर्सन और उनके मेंबर्स के टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात कर रहा है, कार्यकाल के बारे में बात कर रहा है कि कब तक वो अपने ऑफिस में बैठे, मतलब ऑफिस में बैठे रहने का मतलब ये है कब तक वो अपनी सीट पर बैठे रह सकते हैं या उसके मेंबर या चेयरपर्सन बने रह सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये मतलब होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, ऐसा नहीं कि कब तक ऑफिस में बैठे रहेंगे। ठीक है, शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक, ये मतलब नहीं होता इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये है कि कब तक उनका टेन्योर होगा, बात सिंपल है। ठीक है ना, कब तक वो मेंबर रह सकते हैं और कब तक वो चेयरपर्सन रह सकते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, पहला लिखा हुआ 5 साल या फिर 70 साल तक। ठीक, दूसरे क्या लिखा हुआ है, 3 साल या फिर 70 साल तक। ठीक है, तो देखिए मैं जैसे इसको याद करता था ना, मैं ऐसे करता था कि 3 साल, 3 ईयर्स और 370। ठीक है, तो मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ों के इसी तरीके से याद किया, जैसे ये 370 है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। ठीक, अब जैसे कैग का होता है, आप मेरे को बताइए कैग का कितना होता है। ठीक है ना, तो उसको भी आप इस तरीके से अगर याद करेंगे तो ये आपके लिए निमोनिक की तरह काम कर जाएगा। हालांकि इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक, क्योंकि पहली बात आप ये बताइए कि NHRC क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप मेरे को इसको कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन CSE में भी आया हुआ है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो उसमें NHRC भी एक ऑप्शन था, जो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट था। अब मैंने इसका आंसर बता दिया है, बट ध्यान रखिएगा आप कि उसमें वो जो ऑप्शन था हमारा दैट वाज इनकरेक्ट। उसका जो करेक्ट ऑप्शन था आई गेस उसमें आई थिंक उसमें था हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब था उसमें, या शेड्यूल कास्ट था। ठीक है, बट जो 3 ऑप्शन थे उनमें एक ऑप्शन ये भी था कि NHRC हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसमें उस केस में उसका आंसर मतलब
NHRC हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं थी, ठीक है ना। अब देखिए CSE में अगर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो CAPF में तो ऐसा क्वेश्चन आना लाजमी है, और इसमें तो खाली टेन्योर उसने पूछ लिया है, ठीक है, उसमें थोड़ा डीप वो पूछ लेता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत NHRC के बारे में जान लेंगे तो पहली बात, ये हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, बट क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल है, ठीक है ना। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूट से बनी थी, स्टैट्यूट ऑफ लेजिस्लेचर से बनी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत इसको इस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। तो इसीलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, मिनिस्ट्री आपको भूलनी नहीं है, मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, ठीक, और इसमें 5 हमारे मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। उनमें कंपल्शन ये है कि इन 5 में से एक जो मेंबर है वो विमेन होनी चाहिए, दिस इज़ मैंडेटरी। बात समझ में आई ना? तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे, थोड़ा बहुत NHRC के बारे में आप और पढ़ लेंगे, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर इसके दिल्ली के अंदर है, ठीक, बस इतना आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज़ तो मल्टीपल चीज़ें हैं, और इसके अंदर का 6 जो मेंबर हैं, ठीक है, जो चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं वो कौन कौन होते हैं, मल्टीपल चीज़ें आपको जो भी याद रखना है, ठीक है, वो आप रख सकते हैं। बट हाँ, इतना जितना मैंने बताया इतना तो आपको याद बिल्कुल होना ही चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए इतना तो, राइट। तो इजी क्वेश्चन था। अगले पे मूव करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली हमारा, मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन कम है, बट हाँ मैंने जो IR वाला पोर्शन था उसको भी थोड़ा बहुत इसमें जोड़ लिया था। अब देखिए क्या बोल रहा है हमसे, बिम्स्टेक के बारे में क्वेश्चन है। अभी बिम्स्टेक की मीटिंग हुई है रिसेंटली, ठीक है, बताइए मेरे को कहाँ पर हुई है वो मीटिंग। बिम्स्टेक इनिशिएटिव के बारे में पूछ रहा है, बोला इनमें से कौन से जो मेंबर हैं, सॉरी कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो मेंबर हैं तुम्हारे किसके? बिम्स्टेक की, ठीक है। बिम्स्टेक का मतलब क्या? बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि बे ऑफ बंगाल में आने वाली जितनी सारी कंट्रीज़ हैं, ये पहली बात उनकी एक ग्रुपिंग है, उनका एक इनिशिएटिव है, ठीक है। मल्टीपल जो अलग अलग हमारे सेक्टर्स हैं ना, ठीक है, उसमें इनको क्या करना है? कोऑपरेशन करना है। जैसे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हो गया, जैसे इकोनॉमी एज अ सेक्टर हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है, ट्रेड लिंक अपने स्टैब्लिश करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों में क्या करेंगे? कोऑपरेशन करेंगे, इन सब चीज़ों में एक साथ आएंगे, ठीक है, एक साथ काम करेंगे। बोले इनमें से कौन सी कंट्रीज़ बिम्स्टेक का पार्ट है? बिम्स्टेक की कंट्रीज़ को याद रखने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए बिम्स्टेक, पहली बात इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे तो बेटर रहेगा। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था बेसिकली हमारा, फॉर्मेशन जो इसका हुआ था वो हुआ था हमारा 6 जून, ठीक है। डेट आपको याद रखनी है, बिल्कुल रखनी है। अगर आप CAPF CDS की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप PCS की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें डेट आ जाती है। CSE की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें डेट लगभग ना के बराबर पूछता है, बट ईयर आपको याद होना चाहिए कि फॉर्म कब हुआ था? 1997 में 6 जून को हुआ था। और हुआ किससे था? बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ठीक, बैंकॉक डिक्लेरेशन से बेसिकली इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक। अब बैंकॉक कहाँ है? बैंकॉक है थाईलैंड में। कहाँ पर है? थाईलैंड में। पहली कंट्री निकल गई, कौन सी? थाईलैंड। इसमें थाईलैंड है? नहीं है। इसमें थाईलैंड है? नहीं है। क्या इसमें थाईलैंड है? इसमें थाईलैंड नहीं है। बचा किसमें थाईलैंड? इसमें। क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। इतना भी अगर पता होता ना कि बिम्स्टेक का फॉर्मेशन बैंकॉक डिक्लेरेशन से हुआ था 1997 में, ख़त्म। दूसरा, अगर इसके HQ पता होते, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं इसके? हेडक्वार्टर हैं इसके बांग्लादेश में, ठीक है ना। बांग्लादेश में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, बांग्लादेश में ढाका उसकी कैपिटल जो है, ठीक है, वहाँ पर इसके हेडक्वार्टर स्टैब्लिश हैं। अब बांग्लादेश इसमें था, सब में बांग्लादेश था, ठीक है ना। हालांकि ये बांग्लादेश वाला तो हमारे कन्फ्यूजिंग हो जाता, बट हाँ अगर आपको बस इतना पता होता कि थाईलैंड में, सॉरी बैंकॉक डिक्लेरेशन से बेसिकली इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो आपको आपका आंसर मिल जाता। इतना ही पता होना चाहिए था, ठीक है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन इसकी कंट्रीज़ के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, तो जैसे इंडिया के संदर्भ में आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो देखिए इंडिया तो हो ही गया, ठीक है। इंडिया के इधर आप देखेंगे तो दिस इज़ द पोर्शन जहाँ पर बेसिकली हमारा क्या पड़ता है। मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ, एक सेकेंड। आप ना एक ऐसे रफ़ मैप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो आप जैसे इस तरीके से एक रफ़ मैप ड्रॉ करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी रहेगी, ठीक है, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी रहेगी। देखिए इंडिया है, नेपाल इज़ देयर, भूटान इज़ देयर, ठीक, बांग्लादेश इज़ देयर। देन उसके बाद इधर जाएंगे तो दिस इज़ द पोर्शन ऑफ म्यांमार, दिस इज़ द पोर्शन ऑफ म्यांमार। उसी के नीचे एक पोर्शन और है, दैट इज़ द पोर्शन ऑफ थाईलैंड, ठीक है। आप इस साइड देखेंगे तो दिस इज़ द पोर्शन ऑफ थाईलैंड। इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। चाइना वाइना कोई इसका बेसिकली पार्ट नहीं है, ठीक है।
ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मल्टी लेवल कोऑपरेशन बेसिकली हमारा है, ठीक। तो इंडिया है, दैट इज़ इंडिया, दिल्ली होगी, देन काठमांडू हो गया कैपिटल ऑफ नेपाल, देन थिम्पू हो गया दैट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान, एंड देन ढाका हो गया द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, म्यांमार दैट इज़ नेप्ट्यू इसकी कैपिटल होगी, एंड देन बैंकॉक, बैंकॉक डिक्लेरेशन अभी ऊपर बताया मैंने, थाईलैंड इज़ द इसका बेसिकली पार्ट हो गया, ठीक है। तो आप एक ऐसा रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे तो दैट वुड क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन इंटरनेशनल एरेना से थे, मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो छोटी है क्योंकि क्वेश्चन नहीं था हमारे पास पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। एंड 2023 में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, एंड शॉर्टली मैं उस वीडियो को डाल दूंगा ताकि हमारा पॉलिटी का पोर्शन खत्म हो जाए, देन उसके बाद हम अगले सब्जेक्ट में मूव कर पाएँ। टिल देन यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और कोई डाउट अगर आता है तो उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। कहीं पे आपको लगता है कि हाँ थोड़ा मेरे से मिस इंटरप्रेट हो गया कोई क्वेश्चन, या गलत तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन को बता दिया, क्योंकि हो जाता है, ठीक है ना, फ्लो में जब मैं बता रहा हूँ तो ये हो सकता है, ठीक है, चांसेस इसमें बहुत हैं, बट आपको मेरे को एक बार इसको बताना पड़ेगा, तो मैं उस चीज़ को श्योरली करेक्ट कर लूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। और इस तरीके से आप मेरे को बताइए, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ना क्या हुआ कि मैंने श्रीलंका को हाईलाइट करना भूल गया, अभी मेरे को जस्ट ध्यान आया, ठीक है। दिस इज़ द पोर्शन ऑफ श्रीलंका, तो इसको भी आप मैंने हाईलाइट इसको बेसिकली किया नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका भी इसका क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रफ स्केच बना के इसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।